आज रिंकल शर्मा की एक हिंदी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। बड़ी सीधी सादी सी बड़ी प्यारी सी कहानी है। मेरा ख्याल है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। गर्मी की दोपहर भी बड़ी सुस्ती भरी होती है। सारे काम निपटा कर ज़रा आँख लगी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले सोचा अनसुना कर दूँ, लेकिन फिर सोचा इस वक्त न जाने कौन होगा। न चाहते हुए भी उठकर दरवाज़ा खोला। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। न चाहते हुए भी उठकर दरवाज़ा खोला। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। लंबा कद, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जिस्म पर साफ सुथरी आसमानी रंग की शर्ट और काली पैंट पहने हुए। हाथ में एक फोल्डर था। माथे पर पसीने की बूंदें साफ नज़र आ रही थी। मुझे देखकर उसने बड़ी शाइस्तगी से नमस्ते किया, तो मैंने भी रस्मन अपनी गर्दन हिला दी। किससे मिलना है, मैंने पूछा। वो बोला, जी मेरा नाम अभिनव है, मैं नगर निगम के दफ्तर से आया हूँ, मुझे मिस्टर शर्मा से मिलना है। लेकिन वो तो अभी घर पर नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, ओ जी देखिए, बहुत ज़रूरी काम है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आकर मैं सारी बातें तफसील से बताता हूँ। किसी अनजान शख्स को घर के अंदर बुलाने की सोचकर ही मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन पता नहीं क्यों जब नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो एक बारगी मेरे मुंह से निकला, अच्छा ठीक है, आ जाओ। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। जी मैडम, एक गिलास पानी मिलेगा? अभी लाई, कहकर मैं पानी लेने चली गई। हाथ में पानी का गिलास लिए मैं ड्राइंग रूम में आई तो वो कमरे में दीवार पर टंगी एक पेंटिंग को बड़ी गौर से देख रहा था। जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुनी तो उसने कहा कि मैम, ये पेंटिंग आपने बनाई है? हाँ, आप ही की तरह बहुत खूबसूरत है। मैम, आपको तो अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगानी चाहिए, सच बहुत सुंदर है। थैंक यू, बस ऐसे ही शौक से कुछ न कुछ बना देती हूँ। लेकिन आप बताइए, राजीव से क्या काम है? मैम, दरअसल मुझे शर्मा जी ने बहुत दिनों से एक लड़की की नौकरी के लिए बोला था। आपके यहाँ शायद कोई लड़का है जिसे नौकरी की ज़रूरत है। मैम, हमारे ऑफिस में एक पोस्ट खाली है, लेकिन आज उसके रजिस्ट्रेशन के आखिरी दिन है। अगर आज 4 बजे तक फॉर्म नहीं भरा गया तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि हो ना हो ये सुनील की नौकरी के लिए बात कर रहा है। दरअसल 1 महीने से राजीव का चचेरा भाई सुनील हमारे साथ ही रह रहा था और नौकरी भी ढूंढ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने यूं ही कहा नौकरी, लेकिन राजीव ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? लेकिन वो तो पिछले 1 महीने से मुझे लगातार कहते आ रहे हैं। मैं सुबह से मिस्टर शर्मा को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो बिज़ी होंगे। न जाने क्यों उनके अल्फाज मुझे अंदर तक ज़ख्मी कर गए। सच तो यही है कि राजीव को फुर्सत ही कहाँ है मुझसे कुछ कहने या सुनने की, जो वो फ़ोन उठाए। अब कल ही की तो बात है, ऑफिस टाइम पर मैंने एक फ़ोन क्या कर लिया कि घर आकर तूफ़ान खड़ा कर दिया। कहने लगे मीटिंग थी बहुत ज़रूरी और तुमने उसी वक्त फ़ोन खटका दिया। तुम तो सारा दिन घर में बैठी रहती हो, बाहर जाओ तो पता चले। पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मीटिंग में बिज़ी होंगे, अच्छी तरह से जानती हूँ, 8 साल से सब जानती हूँ, मगर ना जाने क्यों खामोश हूँ। हर रोज़ तुम्हारे कपड़ों में से किसी और की खुशबू आती है, लेकिन फिर भी मैं खामोश हूँ। ऑफिस टूर का बहाना करके हर दूसरे दिन तुम्हारा उस औरत के साथ जाना सब जानती हूँ, मगर मैं फिर भी अनजान बनी रहती हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक न एक दिन तुम मेरे पास फिर लौट कर आओगे। राजीव, तुमने ही तो कहा था ना कि शादी के बाद एक घर की जिम्मेदारी संभालेगा और दूसरा बाहर की जिम्मेदारी यानी काम करेगा। इसीलिए तो मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और आज तुम मुझे कमाने का ताना दे रहे हो। इतना कहते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। लो जी, अब हो गया ड्रामा शुरू। बात बात पर तुम औरतें बस रोने बैठ जाती हो, कहते हुए राजीव घर से बाहर निकल गया। मैम, कहाँ खो गई आप? उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। नहीं, हाँ कहीं, क्या कह रहे थे आप? जी, वो आज आखिरी दिन है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना होगा, मैंने पूछा। जी, उस लड़के को मेरे साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और 5,000 रुपये लेकर चलना होगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जमा करना है, फिर बाद में इंटरव्यू का लेटर आएगा। लेकिन इस वक्त ये कैसे मुमकिन है? राजीव तो ऑफिस गए हुए हैं और वो लड़का सुनील भी कहीं इंटरव्यू के लिए गया हुआ है। तो मैम, आप चाहे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। आप फॉर्म जमा कर दीजिएगा, बाकी फॉर्मेलिटीज़ बाद में पूरी हो जाएंगी। मैं तज़ब्ज़ुब में पड़ गई। क्या किसी अनजान पर इस कदर भरोसा करना ठीक होगा? तभी जहन में आया कि क्यों ना राजीव को फ़ोन करूं, लेकिन न जाने क्यों हाथ रुक गए। वैसे भी अगर करती भी तो कौन सा राजीव फ़ोन उठा लेते। बड़ी उलझन थी, लेकिन सुनील का ख्याल आते ही सोचा कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाए। सुनील इस शहर में कितनी उम्मीदें लेकर आया है। इसी उलझन के दरमियान मेरी नज़रें उस नौजवान पर जा टिकी जो कभी घड़ी की तरफ देख रहा था और कभी दीवार पर टंगी पेंटिंग की तरफ।
उफ, कितनी मासूमियत उसके चेहरे पर। ये भला झूठ कैसे बोल सकता है, न जाने क्यों। कुछ ऐसा तो है इसके अंदर जो मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहा है। मैम, क्या सोचा आपने? अच्छा रहने दीजिए, मैं चलता हूँ, ऐसे मौके तो फिर भी आते रहेंगे। उसके जाने की बात कहना मेरे दिल को हिला गया। मैंने ठान लिया कि उसके साथ जाना है। रुकिए, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ, बस मैं 2 मिनट में आई। जी बहुत अच्छा। इत्मीनान कहकर मैं अंदर चली गई। अलमारी में रखे कपड़ों में एक बारगी हाथ उस गुलाबी साड़ी पर जाकर ठहर गया जो राजीव ने मुझे अपनी पहली सालगिरह पर गिफ्ट की थी। मैंने झटपट से कपड़े बदल के पर्स में रुपए और ज़रूरी कागजात रखे और बाहर आने से पहले आईने में खुद को अच्छी तरह देखा। पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत दिनों बाद खुद पर प्यार आ रहा था। तैयार होकर मैं बाहर आ गई। चलिए। बाहर निकलकर हम सीधे बस स्टॉप पहुंच गए। जैसे ही बस आई उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बस में चढ़ने की मदद की। मैं बस में भीड़ होने की वजह से सीट खाली नहीं थी। मैं बस में एक तरफ खड़ी हो गई, वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। मेरे एक हाथ में पर्स था और दूसरे हाथ से मैंने बस का हैंडल पकड़ रखा था। बस की खिड़की से तेज़ हवा आ रही थी जिसकी वजह से मेरे बालों की लट मेरे चेहरे पर आ रही थी जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी। मेरी परेशानी को शायद इसने भांप लिया। उसने अपने हाथ से मेरी लट को मेरे कानों के पीछे कर दिया। उसके हाथों के लम्स से मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। उसके जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू को मैंने महसूस की। वो खिड़की से बाहर की जानिब देख रहा था, लेकिन मैं चोर नज़रों से बार बार उसके चेहरे को देख रही थी। हवा के झोंकों से उसके बाल भी हवा में उड़ रहे थे, जिन्हें वो बड़े सलीके से अपने हाथ से संवार लेता था। न जाने क्या बात थी उसमें, लेकिन कुछ तो था जो रूह को एक अजीब सा सुकून दे रहा था। न जाने क्यों उसका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिल कर रहा था ये सफ़र यूँ ही चलता रहे। तभी बस रुकी और उसने कहा, मैम स्टॉप आ गया। मैम आप यहीं रुकिए, मैं फॉर्म लेकर आता हूँ, कहकर वो चला गया। करीब 5 मिनट बाद हाथ में कागज़ लिए वापस आया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए मैम आप ये फॉर्म भर दीजिए। लेकिन मैम वक्त बहुत कम बचा है, अगर आप कहें तो जब तक आप ये फॉर्म भरें तब तक मैं रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा कर देता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए रुपये। मैंने झट से 5,000 रुपये निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिए। पैसे हाथ में लेते हुए उसने गौर से मेरी तरफ देखा, फिर कुछ सोच कर चला गया। मैं फॉर्म भरने में मसरूफ़ हो गई। फॉर्म भरने के बाद मैं उसका इंतज़ार करने लगी। बहुत देर हो गई तो मेरी नज़र चारों तरफ उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं था। घड़ी में देखा तो 5 बजने ही वाले थे। सरकारी दफ्तर में लोग 5 बजे से ही घड़ी के देखना शुरू कर देते हैं। मैं उठकर सामने ऑफिस के अंदर गई। एक साहब अपनी कुर्सी पर मज़े से बैठे हुए थे। मैंने उसके पास जाकर पूछा, जी यहाँ जो अभिनव काम करते हैं वो कहाँ मिलेंगे? इन साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा जैसे मैंने बहुत अजीब सा सवाल कर दिया हो। अपने मुंह में दबे पान की पीक को संभालते हुए उसने कहा, कौन अभिनव मैडम जी? यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? अभी तो मेरे साथ आए हैं, यहाँ कलर की नौकरी निकली हुई है, उसकी दरख्वास्त के लिए उन्होंने मुझे ये फॉर्म दिया और ख़ुद रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करने के लिए इधर आए थे। परेशानी और घबराहट मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। देखिए मैडम जी, मैं 25 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ अभिनव नाम का कोई भी शख्स काम नहीं करता। और रही बात की नौकरी की, तो पिछले 2 सालों से यहाँ कोई वैकेंसी नहीं आई है। बुरा मत मानिएगा, उसने आगे कहा, कोई आपको ठग कर चला गया है। यहाँ आप जैसे बहुत से लोग आते हैं जो इस तरह की ठगी का शिकार होते हैं। हमें को ये समझ में नहीं आता कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग कैसे इन ठगों की बातों में आ जाते हैं। वो साहब बोलते रहे, लेकिन मुझे उनके अल्फाज धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो गए। मैं बेजान सी थके कदमों से वापस घर के लिए चल पड़ी। रास्ता कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। सारे रास्ते मैं यही सोचती रही, क्या वो वाकई ठग था? क्या सचमुच उसने मुझे धोखा दिया है? और अगर उसने मुझे ठगा है तो उसने ठगाई क्या है? पैसे या शायद इससे भी ज़्यादा कुछ? मन में ये सवाल उठते रहे, मगर फिर भी न जाने क्यों आज भी भीड़ में नज़रें उस ठग को ढूंढती हैं। काश वो एक बार फिर कहीं मिल जाए। कहानी ख़त्म हो जाती है और इसके साथ ही एक औरत के दिल और दिमाग के बीच चलने वाली कश्मकश का अंदाज़ा भी हो जाता है कि वो किस तरह दिल के हाथों मजबूर हो जाती है कि एक बेकार नौजवान सुनील जो उसके शौहर का चचेरा भाई है उसके खातिर, तो वो वैसे काम भी कर लेती है जिस करने को वो उसका दिल गवारा नहीं करता है इस हमदर्दी में। और वो एक अनजान शख्स जो थोड़ी देर उसके साथ रहता है, जो दरअसल एक ठग है, और लेकिन उसका साथ उसे इतना अच्छा लगता है कि उसे पैसे जाने का शायद ज़्यादा गम नहीं है,
उसे गम है उसके दिल टूट जाने का, तो उसे लगता है कि काश वो साथी उसे फिर कहीं मिल जाए, वो ठग उसे फिर कहीं नज़र आ जाए। थोड़ी देर में शायद वो उसके दिल में घर कर गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसे हो मुझे बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।